आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी दिसंबर माह के असाइनमेंट नंबर 5 कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के आंसर अच्छे से कंप्लीट हो सके। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कोई असाइनमेंट छूटा हुआ है तो बिल्कुल चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है सभी विषय की, वहां से जाकर असाइनमेंट के आंसर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjanakari.com, जहां पर आपको सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां बताइए, मुद्रा के आगमन ने इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया, ये भी आपको बताना है। 4 अंक के लिए प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया गया। कौन कौन सी? सबसे पहली, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु हो जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। ठीक है, इसका अभाव ही दोहरे संयोग का अभाव, मतलब दोनों तरीके से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जरूरत हो वही चीजें ज्यादातर उनकी डिमांड होती है। जैसे यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी ही चाहिए। मुद्रा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा सर्वमान्य है, मुद्रा के प्रयोग के दोहरे संयोग होने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है विभाजन की कठिनाई। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि इसके अंतर्गत उन वस्तुओं से विनिमय करना कठिन हो जाता है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल, यदि एक आदमी के पास एक गाय हो, उसको खाने, कपड़े, जूते आदि की आवश्यकता हो तो वह अपनी गाय को विभाजित कर आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, मुद्रा के प्रयोग से छोटी चीजों का विनिमय करना आसान हो गया। मूल्य के समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसमें सर्वमान्य मापक का अभाव था, परंतु सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद मूल्य के संचय का अभाव, यानी वस्तु विनिमय के समय मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता था, परंतु नाशवान वस्तुओं का संग्रह करना असंभव था। इससे मुद्रा ने कठिनाई को भी दूर कर दिया। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई है इसमें। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अत्यधिक कठिन कार्य था। यहाँ पर जैसे यदि उसके पास गाय है, उसे दूसरी जगह भेजना हो तो वस्तु विनिमय बहुत कठिन हो जाता था उसके लिए हस्तांतरण, तो मुद्रा ने ये भी थोड़ा आसान कर दिया। और भावी भुगतानों का प्रमाण, इसमें साख का भाव था। आधुनिक आर्थिक ढांचा साख पर आधारित था और साख मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है। वर्तमान आर्थिक उन्नति की आधारशिला है। केवल मुद्रा ही एक ऐसी वस्तु है जिसके रूप में भविष्य में होने वाले भुगतानों का हिसाब इस प्रकार से रखा जा सकता है कि ऋणी और ऋणदाता दोनों में से किसी को भी हानि न हो। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा देना है, इसके क्या कार्य ये भी बताना है। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक बैंकिंग तथा साख व्यवसाय का इस प्रकार नियमन और निर्देशन करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। इसके कार्य क्या क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्य है, पहला, नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक के इस कार्य में सबसे पहले, जैसे कि इसे निगमन बैंक भी कहा जाता है और इसके जैसे कुछ मुख्य कारण भी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुद्रा प्रणाली में एकरूपता है, साख निर्माण पर नियंत्रण, मुद्रा प्रणाली में लोचा और जनता का विश्वास केंद्रीय बैंक जारी किए गए नोटों के प्रति अधिक रहता है और नोटों से प्राप्त संपूर्ण लाभ सरकार को मिल जाता है। ठीक है, पूरा फायदा इसका सरकार लेती है। इसमें एसेस है तो ये है कि इसमें स्थिरता बनी रहती है क्योंकि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना आसान होता है और यहाँ पर केंद्रीय बैंक द्वारा जो नीति का पालन करने में सुविधा भी होती है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अन्य बैंकों के साथ इसका संबंध वैसा ही होता है जैसे व्यापारिक बैंकों का ग्राहकों के साथ, और ये पूरा व्यापारिक रूप से इसमें रकम जमा होती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी दे सकते हैं। कुछ देशों में यहाँ पर नकद रखना अनिवार्य है, कुछ देशों में केंद्रीय बैंक के पास। ठीक है, तीसरा है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। इसका संरक्षक क्या है? देश को विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और अनुदान से जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसका श्रेष्ठतम प्रकार से प्रयोग करते हुए संरक्षक के रूप में भी ये कार्य करता है। और सभी विदेशी मुद्रा कहाँ जमा होती है? केंद्रीय बैंक में ही जमा होती है। और विदेशी विनिमय का प्रयोग अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। याद रखना होगा आपको, जब भी कुछ जरूरी हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके कोष के लिए भी बराबर विदेशी जो है स्थिरता वो बनी रहती है, विनिमय दर। और वर्तमान केंद्रीय बैंक का नाम महज आर्थिक स्थिरता अपितु आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देते हैं। व्यापारिक बैंकों को सरकारी, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्था तथा बिल बाजार के विकास और विस्तार के लिए केंद्रीय बैंक कार्य करता है। इसकी भूमिका संबंधी कार्य के लिए बहुत सजग है। ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तीसरा है साख निर्माण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रा की मात्रा में सर्वप्रथम आ जाएगा। इसमें आपको जैसे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पूरा आपको साख निर्माण में लिख लेना। विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा कम होने से साख का निर्माण क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मुद्रास्फीति और संकुचन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इसमें जो है जो मुद्रा है वो बैंकों के पास अधिक जमा होती है, जिससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता भी अधिक होती है। इसके विपरीत क्या होता है, मुद्रा संकुचन की दशा में नगद कोष कम हो जाता है, जिससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। मुद्रा को नकद रखने की प्रवृत्ति, जिस देश में जनता की नव्य धन रखने की प्रवृत्ति कम से कम होती है, उस देश में बैंक की नगद सीमाएं जमाएं अधिक हो जाती है, जिससे बैंक की साख निर्माण शक्ति भी अधिक हो जाती है। तो ये आपको लिख लेना है, थोड़ा सा इसमें दिया है। नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैंकों को अपने पास कुल जमा का एक निश्चित भाग नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है, और यहाँ पर यदि बैंक अपने पास नकद कोष रखती है तो उससे साख निर्माण की क्षमता भी अधिक हो जाती है। इसके विपरीत भी है, जैसे नगद मुद्रा यदि रखना पड़े तो उसका परसेंटेज भी ऐसी दशा में साख निर्माण क्षमता का परसेंटेज भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा साख नीति, पॉइंट नंबर 5 है क्रेडिट पॉलिसी, तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके थोड़ा सा जो इसमें दिया गया है, जैसे महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक का बैंक दर खुले बाजार की क्रियाओं न्यूनतम आरक्षित अनुपात इसके द्वारा लाभ संकुचन करता है। तो यहाँ से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसकी नीतियाँ क्या होती है, प्रभावित होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। किस कारण इसका स्थापना का उद्देश्य था। तो सन 1934 में एक्ट पारित हुआ। इस बिल के अनुसार 1 अप्रैल 1935 से कुछ जो चीज़ें हैं वो 1935 से बैंकों के नियमों में थोड़ा बदलाव किया, मतलब बैंकों को मर्ज किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति उसका रिजर्व बैंक निरंतर कार्य कर रहा था। इसमें पहला था सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक के जो कार्य थे कुछ इस प्रकार थे, स्थिरता लाना भी था आंतरिक और बाह्य मूल्य में, और जो मुद्रा और साख है उसकी मांग को नियंत्रित बनाए रखना, और बैंकिंग व्यवसाय संबंधित विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठा कर उन्हें प्रकाशित करना, बैंकों से नगद कोष प्राप्त करे, दृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण करना जिससे मुद्रा बाजार में लोच पैदा हो, बैंकिंग संकट रोका जा सके और बैंकिंग व्यवसाय नियंत्रण पर है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसके अलावा है एक व्यापारिक बैंक साख का सृजन कैसे करता है समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीजी बोर्ड के सभी असाइनमेंट के आंसर आपको कंप्लीट रूप से मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो एक वाणिज्य बैंक क्रेडिट का एक डीलर है, यह नकद आधार पर पैसा बनाता है जो बैंकों का साख है उसमें, और ऋण संचालन के माध्यम से नया पैसा जारी करता है। किसी देश के मौद्रिक आधार का विस्तार भी होता है, ठीक है। इसमें विश्वास दिलाती है बैंक की उनके पास पैसा है, और साथ ही उधारकर्ताओं को मानता है कि बैंक को एक निश्चित राशि का बकाया है। और व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान साख मुद्रा का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया इस प्रकार है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है, यहाँ पर 1000 रुपये यदि बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलते हैं तो इस जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है, और आपके जो बैंक पासबुक उसमें 1000 रुपये की एंट्री आती है जो पासबुक खाता धारक को देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अनुभव के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको पूरा जो डिटेलिंग है वो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एंट्री है, पासबुक की चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। 10% से अधिक धन की निकासी नहीं कर सकता है, ये रिजर्व बताया गया जो रिजर्व रहती है, ठीक है। कैश रिजर्व भी इसको कहा जाता है। इसको और 1% से समझ सकते हैं, जैसे कि बी व्यक्ति हम यहाँ पर ले लें, उसको लोन की ज़रूरत है, तो उस आधार पर भी इसको समझाया गया, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे असाइनमेंट नंबर 5 के। और यदि आप इसके आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com, जहाँ पर आंसर की पीडीएफ आपको अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।